देखिए, आज हम नई यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 11th की लॉज ऑफ मोशन। हम ये यूनिट बहुत अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, नीट एंड आईआईटी जेई के लेवल से। ठीक है। अच्छा, ये दोनों लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, बाई लैंग्वेज। आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो भी बच्चे हिंदी के हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी, और इंग्लिश वालों को तो कोई परेशानी होनी ही नहीं है। ठीक है। तो देखिए, यूनिट का नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और बहुत बेसिक यूनिट है। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए, फिजिक्स में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, डायनामिक्स में। ठीक। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बल। देखिए, एनी पुशिंग एंड पुलिंग एजेंट विच क्रिएट्स एन इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी पुशिंग और पुलिंग एजेंट, पुशिंग और पुलिंग एजेंट का क्या मतलब है? या फिर तो कोई धक्का मार रहा हो या फिर कोई खींच रहा हो, ऐसे एजेंट्स एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और इसी इफेक्ट को क्या बोला गया है? फोर्स बोला गया है या फिर बल बोला गया है। तो आप डेफिनेशन चाहे तो लिख लें। एनी पुशिंग एंड पुलिंग एजेंट्स creates an effect, and this effect known as force। ठीक। यूनिट क्या होती है? देखिए, यूनिट हम तीनों सिस्टम में देख लेते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में यूनिट होती है न्यूटन। बहुत बड़े बड़े फोर्स को जब हम मेजर करते हैं, उससे छोटे फोर्स को मेजर करते हैं सीजीएस में, यहां यूनिट होती है डाइन। ठीक। एंड एफपीएस में होती है पाउंडल। ठीक है। अब एक कन्वर्जन और याद रखिए, 1 पाउंड इक्वल्स टू 450 ग्राम। ठीक है। अच्छा, यूनिट की बात होगी, ये किस तरीके की क्वांटिटी है? ठीक है, हिंदी में यूनिट को मात्रक बोलते हैं, इतना तो खैर आपको भी पता होगा। ठीक है। क्वांटिटी किस तरीके की भौतिक राशि है ये? तो वेक्टर, सदिश, दिशा के साथ। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ठीक है। तो फोर्स का आप बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में डालिए कि सिंपल सी बात है, किसी चीज को आप पुश किया, किसी चीज को आपने पुल किया। ठीक। यही क्या है? फोर्स है। आप उसकी स्टेट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स से क्या हो सकता है? कि स्टेट में चेंज हो सकता है, ठीक, उसके शेप में चेंज हो सकता है, दोनों चीजों में चेंज हो सकता है। उसकी स्टेट में चेंज मतलब पोजीशन में चेंज, उसकी शेप में चेंज, दोनों ही काम कर सकते हैं फोर्स से। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास कितने टाइप के फोर्सेस हैं? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमें देखना है, फंडामेंटली तो हमारे पास 4 तरीके के फोर्सेस हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, फील्ड, फलाना, बहुत सारे फोर्स। ठीक है। लेकिन फंडामेंटली हमारे पास केवल और केवल 4 तरीके के बल होते हैं। सबसे पहला आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। हिंदी में इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय बल। देखिए, हिंदी लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिए, अच्छे से मैं हिंदी लिखना नहीं आती। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा जो आपका है, दिस इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, या फिर इसको हम न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है। नाभिकीय बल। और चौथा हमारा जो आता है, दिस इज वीक फोर्स। ठीक। और वीक न्यूक्लियर फोर्स।
साधारण बल। ये फंडामेंटली हमारे पास चार तरीके के फोर्सेस होते हैं, ठीक। पहला कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वीय बल। दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। और चौथा कौन सा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, साधारण बल। ठीक है। अच्छा, क्या और जो आपने फोर्सेस पढ़े हैं, फ्रिक्शन है, टेंशन है, वो यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? देखो बिल्कुल आते हैं। फंडामेंटली तो हमारे पास चार तरीके के फोर्सेस हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की नेचर के तीन फोर्सेस और हैं। सबसे पहला है हमारा नॉर्मल फोर्स, इसको बोलते हैं अभिलंब बल। दूसरा हमारा है टेंशन फोर्स, इसको बोलते हैं तनाव बल। चौथा जो हमारा सॉरी तीसरा जो हमारा है वो है फ्रिक्शन, घर्षण बल। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक। चार फोर्सेस फंडामेंटली हैं हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स। अब इन फोर्सेस की थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो हमें खैर सारे फोर्सेस यूज में नहीं लेने हैं अभी, क्लास 11th में। क्लास 11th में ज्यादातर जरूरत पड़ेगी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन। न्यूक्लियर फोर्स आप 12th में पढ़ते हैं और वीक न्यूक्लियर भी 12th में रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपका कहाँ है? 12th में है। ठीक है। तो अब थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इन सारे फोर्सेस की, ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है। ठीक है। आपका जो गुरुत्वीय बल है, इसकी कहानी क्या होती है? देखिए, ये लगता कहाँ है? हमारे पास जैसे दो मास हैं m1 और m2, इनके बीच में डिस्टेंस अगर r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलता है कि भाई इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इतना बल लग रहा होगा दोनों मासेस के बीच में, दोनों द्रव्यमान के बीच में कितना बल लग रहा होगा? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एंड हियर g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये जी की वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी चर्चाएं, जैसे ये क्या होता है? एक वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स मतलब इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ही ज्यादा क्या होता है? वीक होता है। ठीक है। तो वीक फोर्स होता है। दूसरी कंडीशन क्या है? नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। ठीक है। तो नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। अट्रैक्टिव मतलब प्रतिकर्षण, सॉरी प्रतिकर्षण नहीं, आकर्षण। आकर्षण का बल होता है अट्रैक्टिव मतलब। ठीक है। ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड लार्ज रेंज फोर्स। बहुत दूर तक ये लग जाता है। जैसे देखिए, खुद सोचिए, मून कहाँ है और अर्थ कहाँ है? दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, फिर भी ग्रेविटी का फोर्स लगता है मून और अर्थ के बीच में। अब देखिए, सन कहाँ है और मून कहाँ है? मून और सन के भी बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, एंड सन एंड अर्थ के भी बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जबकि डिस्टेंसेस क्या है? बहुत ज्यादा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फोर्स लगेगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ज्यादा दूर होंगे तो उसकी वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। देखिए, मासेस अगर ज्यादा होंगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। डिस्टेंस अगर कम होगा तो भी फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस नेचर का होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम अभी फोर्स बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड। ठीक है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड, ऐसे फोर्सेस जो बिना कांटेक्ट के लगते हैं।
ठीक है, ऐसे फोर्सेस की अभी चर्चा कर रहे हैं। देखो 4 हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है। अब उसमें भी फंडामेंटल फोर्सेस में जैसे अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से थे। पहला तो था ग्रेविटेशनल, दूसरा कौन सा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक फोर्स। ठीक है, इसके हम लोगों ने 3 पार्ट किए थे। एक तो नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स एंड फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों फोर्स हैं ये क्या होते हैं, फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स बिना कांटेक्ट के लगते हैं। देखिए अर्थ पर आप हो, अगर उछलते हो तो कहाँ आते हो, नीचे आते हो। क्या अर्थ ने आपको कांटेक्ट कर रखा है, नहीं कर रखा है ना। इसके फील्ड में हो आप, इसलिए कहाँ जाते हो, नीचे आ जाते हो। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स बोलते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है, फील्ड फोर्स होता है। लेकिन ये जो तीनों फोर्स होते हैं इनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जब तक कांटेक्ट नहीं होगा दो चीजों में तब तक ये फोर्स बिल्कुल काम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इनके लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। और इसके लिए क्या जरूरी है, फील्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या जरूरी है, फील्ड। ठीक है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देख लिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कहानी क्या है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में थोड़ी सी कहानी देखें तो ये क्या होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। दोनों ही नेचर का होता है, अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा। अच्छा, डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अगर दो चार्ज रखे हो Q1 Q2, इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है तो फोर्स कितना आता है, फोर्स K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोलते हैं। ठीक, अच्छा K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हिंदी में बोलते हैं इसे विद्युतशीलता। देखिए एप्सिलॉन नॉट किसका किसका पैरामीटर है, मीडियम का। तो सीधी सी बात है ये फोर्स उसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी। हिंदी में प्रतिकर्षण का भी होगा और आकर्षण का भी होगा, दोनों का होगा। ठीक है, अभी दो चार्जेस के बीच में लगता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर दो मैग्नेट के बीच में लगेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा तो एफ मैग्नेटिक क्या होता है, QVB साइन ऑफ थीटा। अभी घबराओ मत, सब ट्वेल्थ में जाकर ये सारे फोर्स देख लोगे। ये कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स, ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इन दोनों को जब मिला देते हैं, ठीक है, FL इक्वल्स टू QE प्लस QVB साइन ऑफ थीटा। तो Q कॉमन आ गया, E प्लस VB साइन थीटा। इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स, लॉरेंज लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का देखें तो एक क्या है, FE बराबर होता है Q इंटू E। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फोर्स का। ठीक है, यहां पर देखिए Q क्या है, चार्ज, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र में कोई भी चार्ज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज आता है, तो उस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगा देता है। ठीक है, या फिर तो वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या तो फिर वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, डिपेंड्स ऑन मीडियम। और क्या क्या कहानी है, देखिए एक पॉइंट और है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी स्ट्रांग है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल
ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता था? दो मासेस के बीच में, ठीक है, दो द्रव्यमान के बीच में गुरुत्वीय बल लगता था। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगता है? चार्जेस के बीच में, ठीक, या फिर दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, और कौन सा हो गया हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इनकी कुछ थोड़ी थोड़ी सी बातें हमने जान ली। ठीक है, अब हम थोड़ी सी एक और चर्चा करते हैं कि हमारे पास जो चार फोर्स आए थे अभी तक आपने देखे थे, एक तो ग्रेविटेशनल, ठीक है, दूसरा कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा वीक फोर्स। देखिए, जो चारों ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, आप लिख सकते हो फंडामेंटल, बोलते हैं मूल बल। जब हमारा यूनिवर्स बना था तो उस टाइम पर यूनिवर्स बनने के साथ ही साथ ये चार बल बन गए थे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये चारों जो फोर्सेस हैं, ये चारों के चारों फोर्स पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक, अगर ये एक भी फोर्स अगर नहीं रहा तो आप ये समझ लीजिए आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होगा। देखिए, बिना पार्टिकल के कोई फोर्स नहीं बनेगा। तो अभी तक तो खोज नहीं हो पाई है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि ग्रेविटॉन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटॉन एक पार्टिकल है जो क्या बनाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बनाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोटोन। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लूऑन। वीक न्यूक्लियर फोर्स इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? WZ बोसोन। ठीक, देखिए, बोसोन क्या है? यूनिवर्स के आधे पार्टिकल सर बोस के नाम पर रखे हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो उनके नाम पर रखे हुए यूनिवर्स के आधे पार्टिकल्स WZ बोसोन जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमारे पास पार्टिकल चारों के चारों पता चल गए कि कौन कौन से फोर्स, कौन कौन से पार्टिकल बनाएंगे। अच्छा, ग्रेविटॉन की जब डिस्कवरी हो जाएगी तो हो जाएगी। अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि ग्रेविटॉन क्या बनाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बनाता है। ठीक है, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, अभी हमने क्या डिवीजन किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड दो फोर्स हमने आपको बताए थे, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स, देखो न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है? ये रहा एटम का न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पर कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स इकट्ठा होकर रहते हैं। अब इकट्ठा होकर कैसे रह सकते हैं? देखिए, इकट्ठा होकर नहीं रह सकते हैं। दो चार्ज पार्टिकल, हमने पढ़ा है, दो चार्ज पार्टिकल अगर सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये रिपल्सन करेंगे और बहुत तगड़ा रिपल्सन होगा। ठीक है, अब आप सोचिए इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का क्या मतलब है? पॉजिटिव आवेश। ठीक है, धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन्स के ऊपर। और कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज होता है एक प्रोटॉन के ऊपर। अब देखिए, दोनों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मान लेते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है R इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर है। ठीक, तो आप एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं K इंटू Q1 Q अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर। Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 10⁻⁻12 का स्क्वायर। अगर इसको हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ गया? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻38 अपॉन 10⁻24। ये पावर कैंसिल आउट हो गई। 38 माइनस 24 4 माइनस 14, कितना फोर्स आ गया? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻14। अच्छा, 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। देखिए, दो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स है ये।
दो प्रोटॉन्स के बीच में, जब कितना बहुत पास में नजदीक रखे हुए हैं, 10⁻12 मीटर लगभग लगभग, इससे भी ज्यादा पास में होते हैं इसके अंदर, इतना फोर्स लगता है दो प्रोटॉन। और अगर ज्यादा प्रोटॉन्स हुए तो सोचिए कितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब इस रिपल्सिव फोर्स को कौन रोकता है, इनको अलग होने से कौन रोकता है, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। ठीक, न्यूक्लियॉन्स वो बोलते हैं। अब न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स लग रहा है, बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स आता है जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। वो फोर्स क्या करता है, उनको साथ में रहने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक, अच्छा, न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये जो फोर्स है वेरी शॉर्ट रेंज, बहुत छोटी दूरी पर लगता है। अगर दूरी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो न्यूक्लियस है उसको एक ग्लू ने चिपका दिया, एक ग्लू ने चिपका दिया। किसको, प्रोटॉन प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को एक ग्लू ने चिपका। उनके बीच में रिपल्सन हो रहा था, लेकिन एक ग्लू आया उनको चिपका दिया। उसी ग्लू को क्या बोलते हैं हम, ग्लूऑन पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहां न्यूक्लियस स्टेबल हो पाता है। ठीक, अच्छा, तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत तगड़ा फोर्स है। ठीक है, ब्रह्मांड में इससे ज्यादा तगड़ा कोई फोर्स ही नहीं है, बहुत तगड़ा फोर्स है। ठीक, न्यूक्लियर फोर्स। अगला जो आपका फोर्स है वो कौन सा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा देखो, इसका काम क्या होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स का। ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, लेकिन आप ये समझ लो ग्रेविटी से ज्यादा तगड़ा है ये फोर्स। नाम में जरूर वीक है, लेकिन ग्रेविटी से तगड़ा है। ये काम क्या करता है, आपने देखा होगा सितारों में जो फ्यूल होता है, चमकते हैं जलते हैं, जिसकी वजह से वो केवल इसी फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, या फिर कोई एलिमेंट क्रिएट होता है, वो भी इसी फोर्स की वजह से होता है। ठीक, बहुत ही तगड़ा फोर्स है। आप ये समझ लीजिए, वीक फोर्स नाम जरूर है, लेकिन उसके काम बहुत सारे हैं। अल्फा डेके, बीटा डेके किसकी वजह से होता है, वीक फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, खैर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है। हमें किस किस फोर्स के डिटेल में जाना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। क्लास 11th में तो कम से कम यही चार फोर्स हैं जिनकी डिटेल में आपको जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। गुरुत्वीय बल, ये काम कैसे करता है, लगता कैसे है, ये सब हम अभी देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ के ऊपर एक डब्बा हमने यहां रख दिया m मास का, एक डब्बा यहां रख दिया, एक डब्बा यहां रख दिया, और एक डब्बा यहां रख दिया। इन सारे डब्बों का द्रव्यमान मास कितना है हमारे पास, mkg है। ठीक है, और अर्थ के हर एक कोने पर ये रखे हुए हैं, चारों तरफ रखे हुए हैं। अच्छा, इस वाले डब्बे को गिर जाना चाहिए, देखो गिरता नहीं है। कारण क्या है, ये भी नहीं गिरेगा, ये भी नहीं गिरेगा। ठीक, कारण क्या है, ग्रेविटी। अर्थ क्या करती है, इन सारे डब्बों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, कितना फोर्स लगाती है सेंटर की तरफ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू m/g। क्लास 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहां भी कितना लगाएगी, mg, यहां भी कितना mg, और यहां भी कितना mg। मतलब सारे जितने भी ब्लॉक रखे हुए हैं या फिर जितनी भी बॉडी होती है अर्थ की सरफेस पर, उनमें ग्रेविटी का फोर्स हमेशा कहां लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के केंद्र की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है। ठीक, इसीलिए हमेशा कोई भी बॉडी को जब आप फेंकते हो तो कहां आती है, वो नीचे आती है। किसकी तरफ आती है, अर्थ के केंद्र की तरफ आती है। ठीक, अच्छा, इसको जरा हम अलग तरीके से बनाते हैं। मान लेते हैं ये अर्थ है, अब इतना सा हिस्सा हमने काट लिया, इतना सा हिस्सा काट के इधर बना रहे हैं। ये अर्थ का हमने सरफेस ले लिया। ठीक है, इस पर डब्बा रख दिया m मास का। अब देखिए कहानी क्या हो रही होगी, आप इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे अर्थ का सरफेस एज्यूम कर लो। इस डब्बे पर जो अर्थ है वो कितना फोर्स लगा रही होगी, mg। ऐसे ही ये डब्बा भी अर्थ पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये है अर्थ ऊपर की तरफ, mg। देखिए कोई भी रियल फोर्सेस होते हैं, रियल फोर्सेस,
वो हमेशा एक्शन रिएक्शन के पेयर में रहते हैं। ठीक है, तो डब्बे पर अर्थ ने खींचा, इस तरीके से नीचे डब्बे को खींचा, ये क्या हो गया? एक्शन। किसने किया? अर्थ ने। क्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है, डब्बे को अर्थ ने खींचा, तो डब्बे ने भी अर्थ को ऊपर खींच लिया, दिस इज रिएक्शन। और इसको क्या बोल दिया? प्रतिक्रिया। क्रिया, प्रतिक्रिया। ठीक है, एक्शन रिएक्शन, इन दोनों को हमने क्या बोल दिया? ये mg और ये mg आपस में देखिए कैसे हैं, दोनों बोथ आर ऑपोजिट, अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया जोड़े हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, एक्शन रिएक्शन जो पेयर हैं हमारे पास, वो कैसे हैं? बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों की दिशा उल्टी है, एक नीचे लग रहा है दूसरा ऊपर लग रहा है। ठीक है, दूसरी कहानी क्या बोल सकते हैं हम, कैसे हैं? बोथ आर इन सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण, दोनों का परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, इसका भी mg इसका भी mg। ठीक है, और हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। देखो, अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं, ये mg इस पे लग रहा है, ये mg इस पर लग रहा है। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में ये कहानी हो गई कि कौन से एक्शन और कौन से रिएक्शन पेयर हो सकते हैं। हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर कौन से होंगे? बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सबसे पहली कंडीशन कि वो दिशा में क्या होने चाहिए? एक दूसरे के उल्टे। दूसरा क्या है? बोथ आर इन सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और क्या है? एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी, अलग अलग बॉडी पर लगने चाहिए। देखो, अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं अर्थ। अब देखिए, अगर हम इसका फोटो बनाते हैं तो फिलहाल जो m मास है उस पर ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है, और m मास की वजह से जो ये एक्शन हो रहा है इसकी वजह से रिएक्शन में अर्थ को ये डब्बा ऊपर खींच रहा है mg से। अब खुद सोचिए, क्या ये डब्बा अर्थ को ऊपर खींच पाएगा? ठीक है, ये तो फालतू की बात है। अगर इसका एक्सेलरेशन निकालें अर्थ का, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। अरे F इक्वल्स टू ma होता है ना भाई, ये तो थोड़ा सा तो बचपन में पढ़ा होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ अगर निकालें तो F अपॉन m। अच्छा, फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स कितना लग रहा है? देखिए, सॉरी पूरा चला गया, दोबारा बना देता हूं मैं। इस पर क्या लग रहा था? mg, और मास ऑफ अर्थ m ही ले लेते हैं। इस पर क्या लग रहा था? नीचे mg। ठीक है, अगर इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं तो F बराबर क्या होता है? m इंटू ए एंड मास ऑफ अर्थ इंटू ए। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F अपॉन मास ऑफ अर्थ। फोर्स कितना लग रहा है? mg अपॉन मास ऑफ अर्थ। देखिए, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा लगभग लगभग। mg कितना ही लगेगा, mg बहुत छोटा सा फोर्स होगा। ठीक है, इसलिए हम अर्थ पर ये फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं देखते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन इस पर है, ये छोटा सा मास है, इस पर mg नीचे लग रहा है। ग्रेविटी के बाद अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बेसिस पर इस पर और कौन सा फोर्स लग रहा है? ये तो ग्रेविटी का हो गया। अब ये डब्बा जो जमीन पर रखा हुआ था, कुछ इस तरीके से रखा हुआ था, यह मास का डब्बा जमीन पर रखा हुआ है। ग्रेविटी ग्रेविटी तो जो लगनी थी वो लग गई। ये डब्बा जमीन को पुश कर रहा है, नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है। अब जो हमारे पास सरफेस है वो किससे बना हुआ है? मैटर। मैटर किससे? एटम। एटम के पास क्या हो, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इलास्टिक नेचर। ठीक है, इलास्टिक नेचर के कारण इस डब्बे ने क्या किया? एटम्स को पुश कर दिया, नीचे दबा दिया। तो एटम ने भी ऊपर क्या कर दिया होगा, उस सरफेस ने भी क्या किया होगा? एक रिएक्शन फोर्स दे दिया होगा। इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। कॉन्टैक्ट की वजह से आया, दोनों सरफेस में क्या है? कॉन्टैक्ट है। देखिए, m मास ने किसको दबाया? सरफेस को दबाया, परपेंडिकुलर इस तरीके से सरफेस के 90 डिग्री पर लगता है नॉर्मल फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। पहला हम देख रहे हैं नॉर्मल फोर्स। 3 तरीके के हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े थे, एक नॉर्मल, दूसरा कौन सा? फ्रिक्शन, तीसरा टेंशन। तो उसमें सबसे पहला फोर्स देख रहे हैं नॉर्मल, कि नॉर्मल लगेगा कैसे? डब्बे ने जमीन को दबाया, सरफेस को दबाया, और इसको क्या बोल दिया? एक्शन। एक्शन, क्रिया। क्रिया कर दी किसने? डब्बे ने कर दी। तो इस पर क्या होनी है? प्रतिक्रिया भी होनी है, और बराबर होनी है, और उल्टी दिशा में होनी है। डब्बे ने जमीन को दबाया तो जमीन कहां देगी? डब्बे में ऊपर, नॉर्मल, और सरफेस के कैसे? परपेंडिकुलर। इसीलिए तो इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम क्या है? अभिलंब बल।
अभिलंब बल। तो ऊपर क्या लग रहा है, 90 डिग्री पर लग रहा है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, इस डब्बे पर लगने वाले कितने फोर्स हैं। अगर इसका अलग से हम एक फोटो बनाएं, देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, हम इसको ऊपर भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, नॉर्मल ऊपर और mg नीचे। ये इसका बना फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल ऊपर mg नीचे। और अगर ये डब्बा कहीं मोशन नहीं कर रहा है, ये डब्बा जमीन पर रखा हुआ, रेस्ट में रखा हुआ, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर mg। तो सबसे पहली बात है, जो हमने ये फोर्सेस दिखाए हैं, नॉर्मल कैसे लग रहा है, mg कैसे लग रहा है, ठीक है, ये आप सीखो। ये कैसे सीखोगे, सबसे पहले हमको जानने पड़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम जानेंगे तब तो न्यूटन्स के लॉज के बारे में हम कुछ काम कर पाएंगे, वरना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चल रहे हैं। क्या जानना है हमें, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होते हैं, परिभाषा आप समझ लो, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस ऑन एनी बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी पर हमने डायग्राम के थ्रू लगा दिखा दिया, फोर्स ये ऐसे लग रहा है, 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 इसको हमने बोल दिया फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट, अलग करना पड़ेगा। उस बॉडी को अलग हटाकर अब उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबको लगा दो, लगा के दिखा दो, बस हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। और करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने क्या बनाया था, एक ब्लॉक का बनाया था, एक डब्बा रखा हुआ था जमीन के ऊपर, ठीक है। कैसे बनाया था, हमेशा नीचे कौन लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स mg, और ऊपर कौन लगेगा, नॉर्मल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाते हैं दो ब्लॉक का, एक मास m1 रखा हुआ है, एक द्रव्यमान m1 है, दूसरा कौन सा है, m2 है, ठीक है। तो m1, अब जरा देखिए m1 के कितने कांटेक्ट हो रहे हैं, एक ये कांटेक्ट और एक ये कांटेक्ट, दो कांटेक्ट हो रहे हैं। मतलब अगर m1 के दो कांटेक्ट हैं तो दो कांटेक्ट फोर्स आने चाहिए। देखिए अभी यहां पर फ्रिक्शन की हम बात नहीं करेंगे, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स जरूर है, लेकिन वो आता कब है, जब सरफेस रफ होता है। अभी हम किस सरफेस की बात कर रहे हैं, ये सब सरफेस आइडियल हैं। आइडियल मतलब रियलिटी में जो होता ही नहीं है, ठीक है। आइडियल मतलब स्मूथ, और स्मूथ सरफेस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि उस कंडीशन तक पहुंचे किसी भी तरीके से, ठीक। अब देखिए m1 के कितने कांटेक्ट हैं, हाँ, टेंशन फोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक किसी चीज में कोई चीज बंधी ना होगी, जुड़ी ना होगी, ठीक है। फिलहाल यहां पर तो कांटेक्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट हम देखते हैं। m1 ने जमीन को दबाया, तो जमीन ने इसको ऊपर एक नॉर्मल n1 दे दिया, ठीक है। m1 ने जमीन को दबाया होगा, जमीन ने इसको ऊपर नॉर्मल दे दिया, ठीक है। अच्छा, एक तो फोर्स नीचे हमेशा लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स m1, और देखिए m2 ने किसको क्या किया होगा, m2 ने किसको दबाया हुआ, m1 को दबाया हुआ। भाई m1 ने सरफेस को दबाया, ऐसे ही m2 भी तो m1 को दबाएगा, तो ये दबा दिया n2 से। अब देखिए m2 का किस तरीके से बनेगा, नीचे एक आप लगा दो m2g, आंखें बंद कर, ठीक है। m2g तो नीचे लगा, अब m2 ने दबाया है किसको, m1 को, तो m1 भी इसको रिएक्शन में ऊपर क्या दे देगा, n2। इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं, आप बना लो तो ऐसे, m1 नीचे क्या लग रहा है, m1g, ठीक है। ऊपर देखो क्या लग रहा है, n1, और ऐसे क्या लग रहा है नीचे, n2, ठीक है। m1 के कितने कांटेक्ट थे, एक और दो, तो यहां भी कितने कांटेक्ट हैं, कांटेक्ट फोर्स आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, दोनों कांटेक्ट फोर्स आ रहे हैं, n1 n2। m2 के कितने कांटेक्ट थे, एक ही था, किसके साथ, m1 के साथ, तो इसका कांटेक्ट फोर्स भी एक ही आ रहा है, n2, और नीचे क्या आ रहा है, m2g आ रहा है, ठीक। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ठीक है, साम्यावस्था की, साम्यावस्था मतलब जब किसी भी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं या जीरो हो जाएं, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे पास एक बॉडी m मास की है, ये कब चल सकती है, जब इसमें या फिर तो आप x दिशा में कोई फोर्स लगाएं, या फिर y दिशा में कोई फोर्स लगाएं, या फिर z दिशा में कोई फोर्स लगाएं, या फिर तो x में आप मोशन इसका करवा दें धक्का मार के, या फिर y में करवा दें, या फिर z में करवा दें। ये तीन फोर्सेस लग जाएं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, या फिर टाउ,
टॉर्क, टॉर्क का मतलब है घुमा देना, किसी चीज को घुमा देना। मान लो हमारे पास ये रॉड है, ठीक है, और रॉड को हमने यहाँ से हिंज कर दिया, हिंज मतलब कील ठोक दी। अगर नीचे से हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये चीज ऐसे घूम जाएगी, रॉड ये ऐसे घूम जाएगी। ये जाएगी तो नहीं यहाँ से कहीं उखड़ के, लेकिन ये घूमने लगेगी। तो अगर बॉडी घूम भी रही है तो भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, और अगर चल रही है तो भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब फोर्स एफ एक्स बराबर 0 हो जाए, एफ आई बराबर 0 हो जाए, एफ जेड बराबर 0 हो जाए, और टाउ बराबर क्या हो जाए? 0। एफ एक्स मतलब सिग्मा, जितने भी लगने वाले एक्स दिशा में फोर्स है वो 0 हो जाए, वाई दिशा में, जेड दिशा में, और सिग्मा टाउ नेट मतलब जो भी टॉर्क, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, ठीक है, टॉर्क को हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। मतलब ना तो बॉडी घूम रही हो, ना तो बॉडी चल रही हो, ना तो रोटेटरी मोशन हो, ना तो घूर्णन गति हो, और ना लीनियर मोशन हो, ना रेखीय गति हो, कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था, ठीक है। अब साम्य अवस्था में क्या होता है? सारे फोर्सेस 0 हो जाते हैं और टॉर्क 0 हो जाता है। अब हम देखते हैं यहां, अगर ये डब्बे कहीं नहीं चल रहे हैं, रुके हुए हैं, तो हमारे पास इस केस में, M1 के केस में, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तभी तो नहीं चलेगा भाई। जितना ऊपर फोर्स लग रहा है, जितना ऊपर बल लग रहा है, उतना ही नीचे लगना चाहिए, तभी डब्बा नहीं चलेगा। अब देखिए ऊपर कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो N1 लग रहा है, N1 भाई साहब ऊपर लग रहे हैं, और 2 नीचे लग रहे हैं, एक N2 और एक M1G। तो N2 प्लस M1G, तो N1 किसके बराबर हो गया? N2 प्लस M1G के। ये क्या लगा दी हमने? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आप यहां देखिए M2 के केस में N2 ऊपर लग रहा है, M2G नीचे लग रहा है, तो N2 बराबर क्या आ जाएगा? M2G। हमने किससे ये निकाला? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज से, ठीक है। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो सिग्मा एफ वाई बराबर 0। देखो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं किस तरीके से लगाना है। सिग्मा एफ वाई बराबर 0। आप इक्वेशन लगाओ, देखो वाई डायरेक्शन में ऊपर वाली हमने क्या ले ली? पॉजिटिव ले ली डायरेक्शन, और नीचे वाली क्या ले ली? नेगेटिव। तो ऊपर वाली N1 प्लस नीचे कितना लग रहा है? N2 और M1G, प्लस माइनस का N2 प्लस माइनस का M1G, और बराबर क्या आ गया? 0। भाई सिग्मा एफ वाई बराबर 0, तो N1 माइनस N2 माइनस M1G इक्वल्स टू क्या है? 0 है। तो N1 बराबर क्या आ गया? N2 प्लस M1G। वही कंडीशन आ गई। चाहे आप ऐसे कर लें, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, चाहे आप सिग्मा से कर लें, इस तरीके से कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और डायग्राम देखते हैं। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M1 का। देखिए वही फ्री बॉडी डायग्राम में 3 मैंने बातें बोली थी। आइसोलेट द बॉडी, बॉडी को सबसे पहले अलग कर लो, ये हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब इस पर जितने भी फोर्सेस हैं वो सब लगा डालो, सारे के सारे, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कांटेक्ट कितने हैं। तो M1 के कांटेक्ट कितने हैं? एक तो ये है और एक ये है, 2 कांटेक्ट हैं। तो 2 कांटेक्ट है मतलब 2 नॉर्मल फोर्स आएंगे, ठीक है, ठीक। नीचे क्या लग रहा है? M1G। ये कौन सा है? गुरुत्वीय बल, M1G। अच्छा, M1 ने सरफेस को दबाया तो सरफेस ने M1 को ऊपर एक दे दिया होगा फोर्स, ये N1। और देखिए M2 भी दबा रहा है किसको? M1 को। तो नीचे ये रहा N2। अब बनाते हैं M2 का। M2 ग्रेविटी का फोर्स तो आंखें बंद करके लगा दो। नीचे क्या है? M2G लग गया। अब M2G के कांटेक्ट देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों जगह कांटेक्ट है, ठीक। M2 ने किसको दबाया था? M1 को। किससे? N2 से। तो N2 से सबसे पहले तो ऊपर रिएक्शन में मिलेगा, ठीक है। ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया, ठीक। अब M2 को कौन दबा रहा होगा? M3। और कितने से? N3 से। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा याद रखना, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अच्छा, M3 का बनाते हैं। M3 का नीचे क्या आ जाएगा? M3G। और M3 किसको दबा रहा होगा? M2 को। कितने से दबा रहा था? N3 से। तो N3 इसके ऊपर ऐसा लग गया, ठीक है। अब हम लगाते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज का कॉन्सेप्ट। ये बॉडी कहीं जा तो नहीं रही है, जा नहीं रही है, तो सब फोर्सेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाला कितना लग रहा है? N1। ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले, नीचे कौन कौन लग रहा है? N2 प्लस M1G, ठीक है। इसमें देखो ऊपर वाला फोर्स क्या लग रहा है? N2 बराबर नीचे कौन कौन से लग रहे हैं? N3 प्लस M2G। इसमें देखिए N3 बराबर क्या हो गया? M3G। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, इनको सॉल्व कर लो, आपको N1, N2 और N3 की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लो।
तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड की वैल्यू किस में पुट करते हैं? सेकंड में। तो N2 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? M3G प्लस M2G। भाई N3 की जगह वैल्यू पुट कर दी M3G, N2 हमारे पास ही आ गया। अच्छा, N2 की वैल्यू उठा के कहाँ पुट करनी है? इक्वेशन फर्स्ट में। तो N1 बराबर हमारे पास क्या आ गया? N1 इक्वल्स टू N2 कितना है? M3G प्लस M2G प्लस M1G। सबकी वैल्यूज आ गई आपके पास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, M1 अभी हमने एक के ऊपर एक रखे थे, अब एक के साइड में एक रखते हैं। हर एक केस में हम सरफेस कैसा ले रहे हैं? आइडियल, आइडियल सरफेस ले रहे हैं। ठीक है, अब M1 और M2 कैसे रखे हुए हैं? साइड बाई साइड। पहले कैसे रखे थे? एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले M1 को अलग करो, आइसोलेट करो। M1 को अलग कर दिया। ठीक है, नीचे क्या लग रहा होगा? ग्रेविटी का फोर्स, M1G। M1 ने किसको दबाया? सरफेस को, जमीन को। तो जमीन ने M1 को कहां दे दिया होगा? ऊपर, नॉर्मल, N1। M2 की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, कॉन्टैक्ट देखो M1 के कितने हैं? एक और दो। एक तो यहां कॉन्टैक्ट में है और एक यहां कॉन्टैक्ट में है, तो दो कॉन्टैक्ट फोर्स आने चाहिए। एक तो आ गया नॉर्मल। अच्छा, M1 ने किसको धक्का मारा होगा? M2 को। तो M2 ने इसको धक्का वापस कर दिया। इस तरीके से इसको एन डैश ले लो आप। M2 की बात करते हैं, नीचे क्या आ जाएगा? M2G। ऊपर क्या आ रहा है? M2 ने सरफेस को दबाया N2 से, तो N2 इसको ऊपर मिल गया। और इसने M1 ने धक्का मारा था किस पर? M2 पर। किससे? एन डैश से। अरे भाई, ये एक्शन हो गया और ये रिएक्शन हो गया, ये क्रिया हो गई, ये प्रतिक्रिया हो गई। ठीक, अगर यहां आप निकालना चाहो वैल्यू, तो N1 बराबर किसके आना चाहिए? M1G। ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। अब देखिए, यहां N2 बराबर किसके आना चाहिए? N2 बराबर M2G। लेकिन अब लफड़ा ये है कि एन डैश के इधर कोई फोर्स ही नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, एन डैश किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कांटेक्ट हो तो रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। दिख रहा है एन डैश की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई? 0 आ गई। अगला फ्री बॉडी, ये हमारे पास ये m मास का एक स्फीयर है या फिर एक स्फेरिकल बॉल है, और ये कहां रखी हुई है? ये ग्लास के अंदर रखी हुई है, ग्लास से कांटेक्ट में है। अच्छा, वॉल्स कैसी हैं? ग्लास की दीवारें कैसी हैं? वॉल्स आर स्मूथ, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है अभी। ठीक है, अब हमें इसका फ्री बॉडी बनाना है। और एक और चीज, ये सारी हर जगह कांटेक्ट में है दीवार के। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्लास का बनाओ। ठीक है, ग्लास और बॉल का दोनों का बनाना है। तो बॉल कितनी जगह कांटेक्ट में है? एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 जगह कांटेक्ट में है, तो 3 कांटेक्ट फोर्स आएंगे। देखो, बॉल इसमें रखी हो तो बॉल क्या कर रही होगी? ऐसे धक्का मार रही होगी, ऐसे इस तरीके से धक्का मार रही होगी। किसमें? इस ग्लास की दीवारों पर। तो इधर अगर आप एन डैश लेते हैं, इधर एन डबल डैश लेना पड़ेगा। ये एक्शन रिएक्शन मत बना देना भाई। इस सरफेस ने इधर धक्का मारा तो एन डबल डैश, इस सरफेस ने इधर धक्का मारा तो एन डैश, और ये सरफेस नीचे धक्का मार रही है, इस तरीके से इसको क्या बोल दिया? N1। ठीक, अब हम किसका बनाएंगे? बॉल का। तो बॉल का कैसे बनाएंगे? देखिए, एन डैश से इसने इसको धक्का मारा तो एन डैश से इसको भी क्या मिला होगा? रिएक्शन, इस तरफ एन डबल डैश। एन डैश से इसने इस दीवार को धक्का मारा तो वापस क्या मिला होगा? रिएक्शन। सेंटर की तरफ लगाएंगे, जो इस बॉल का सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, सारे फोर्सेस उधर ही लगते हैं। ठीक है, ये रहा एन डैश, और नीचे क्या लगेगा? MG। ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, एक और है, एक और कांटेक्ट है, तो ऊपर क्या लगेगा? N1। भाई जमीन को दबाया भी तो है तो ऊपर भी तो लगेगा। अब देखिए, अब यहां हमें फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है, तो ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, N1 बराबर MG। ठीक है, और इधर वाले फोर्स बराबर इधर वाले फोर्स, तो एन डैश बराबर क्या होना चाहिए? एन डबल डैश। दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है,
आगे चलते हैं। इसका मास m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है। ठीक, ये सरफेस पर रखे हुए हैं, 3 ट्राइंगुलर शेप के बैज हैं। ठीक है, और ये कहाँ रखे हुए हैं? सरफेस पर रखे हुए हैं। ठीक, अब आपको इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अलग अलग है, ये m1 m2 के कांटेक्ट में, m2 m3 के कांटेक्ट में, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये रहा m1 के आप कांटेक्ट देखिए कितने हैं। एक सबसे पहला तो जमीन से कांटेक्ट है, ये रहा। दूसरा किससे कांटेक्ट है? m2 से कांटेक्ट है। तो जमीन से कांटेक्ट ऊपर क्या मिल जाएगा इसको? n1 मिल जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा? m1। अब देखिए ये जो m1 है वो m2 पर क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है। m2 का भी बना लेते हैं, ये रहा m2। m2 जी, ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे लगेगा ही लगेगा, और m2 जमीन के कांटेक्ट में, तो ऊपर एक क्या आ जाएगा? n2 आ जाएगा। अब देखिए m1 किस पर फोर्स लगा रहा है? m2 पर, कांटेक्ट की वजह से m2 पर। कैसे लगा रहा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इधर ज्योमेट्रिकल सेंटर की तरफ। ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं इसको n डैश। जैसे ही इस पर ऐसा लगा, सेम फोर्स किस पर लगेगा? इस पर, m1 पर। ठीक है, अब इस सरफेस के ये फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। इस तरीके से अगर लगा है, इस तरीके से, तो इस पर भी कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। इस पर कैसे आएगा? ऐसे आएगा। ठीक है, तो अगर आपने इस पर ऐसा लगाया है, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम ऐसी होनी चाहिए। ये क्या है? n डैश। ठीक है, अच्छा m2 ने किस पर? m2 ने किस पर लगाया होगा? m3 पर। भाई नीचे क्या लगेगा? m3 जी, और ऊपर क्या आएगा? एक n3। m2 कैसा लगा रहा होगा कांटेक्ट फोर्स? m3 के साइड, इस तरीके से, ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे, इस पर ऐसे। ठीक है, इसको क्या बोल दिया? n डबल डैश। और इस पर भी कैसा लगेगा? ऐसा ही लगेगा, ये n डबल डैश। ठीक है, अगर इसको आप एक्शन बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन। इसको आप एक्शन बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर है आपस में, एक्शन रिएक्शन। अब कांटेक्ट देख लेते हैं। m1 के कितने कांटेक्ट थे? 1 और 2। क्या 2 नॉर्मल फोर्स आई? 1 और 2। ठीक है, नीचे क्या आएगा? ग्रेविटी का फोर्स। m2 का देखिए, m2 के कितने कांटेक्ट? 1 2 और 3। तो 1 2 और 3, नीचे क्या आ गया? m2 जी आ गया। m3 का कांटेक्ट 1 और 2, तो 1 और 2। ठीक है, आप सबकी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कितना होगा, कौन कितना नहीं होगा। अच्छा आगे चलते हैं। ठीक, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। एक बॉल ऐसी रखी हुई है और एक बॉल ऐसी रखी हुई है। ये है हमारे पास ग्लास की सरफेस, नीचे वाली सरफेस है। मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के क्या हैं? कांटेक्ट में हैं। स्फेरिकल बॉल्स हैं या फिर ब्लॉक्स हैं, स्फेरिकल आप कुछ भी मान लो इनको। दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में, और इनका क्या लिखना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं। इसको ए बोल दिया और इसको क्या बोल दिया? बी बोल दिया। देखो इसके कितना कांटेक्ट में है? 1 2 3, 1 2 3, तो 3 कांटेक्ट फोर्स आने चाहिए। सबसे पहले n1, और नीचे क्या है? mg। m ने, ए ब्लॉक ने धक्का मारा दीवार पे इस साइड, तो दीवार ने इसको क्या कर दिया? वापस दे दिया, ये n डैश बोल दिया। ठीक है, अच्छा इसने इसको इधर पुश किया होगा तो इसने इसको वापस दे दिया, इसको n डबल डैश दे। अच्छा दूसरे का बनाते हैं, बी ब्लॉक का। ये तो ए ब्लॉक था, ये बी ब्लॉक। नीचे क्या आ जाएगा? mg, तो आई आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? n2 आ जाएगा। अच्छा m ने, ए ब्लॉक ने धक्का मारा किसको? बी वाले को। कितने से? n डबल डैश से। भाई n डबल डैश से ही तुम्हारा था, ये एक्शन था, ये क्रिया थी, तो ये क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गया, रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इस ब्लॉक ने कहा? दीवार पे फोर्स लगाया हुआ, तो दीवार ने इसको वापस कर दिया।
ये ले लेते हैं एन ट्रिपल डैश। तो देखो इसके कितने कॉन्टैक्ट थे, 1 2 3, तो 1 2 3। इसके कितने कॉन्टैक्ट थे, 1 2 3, तो 1 2 3। अगर यहाँ भी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखनी है तो आप आराम से लिख सकते हो, n1 बराबर mg एंड n डैश बराबर n डबल डैश। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, n2 बराबर mg एंड n डबल डैश बराबर n ट्रिपल डैश। और यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाएगी, n ट्रिपल डैश बराबर n डबल डैश बराबर n डैश, ये निकल के आ जाएगा। लिख के देख लो, क्या n1 बराबर mg पहली एंड n डैश इक्वल्स टू n डबल डैश। इसमें देख लो n2 बराबर mg और n डबल डैश इक्वल्स टू n ट्रिपल डैश। ठीक, अच्छा n डबल डैश n डैश के इक्वल है और n ट्रिपल डैश n डबल डैश के इक्वल है, तो n डैश बराबर किसके हो जाएगा, n ट्रिपल डैश के। ठीक, तो कहानी अभी तक जो भी थी समझ में आई या नहीं आई, कल देखते हैं हम इसका टेंशन। ठीक है, टेंशन का पार्ट देखेंगे कल सारा का सारा, और उसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे।